सक्सेस सेंटर पर आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई मज़ेदार वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो क्लास 12th है उनमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 या 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारे आता है रिलेशन। रिलेशन का अर्थ क्या होता है? संबंध, यानी कि कोई भी दो वस्तुएं और या ऑब्जेक्ट जिनके बीच में क्या रिलेशन है वो दर्शाने के लिए उनको कैसे शो करेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे हम इसके अंदर। तो देखो, रिलेशन से पहले आता है हमारे पास सेट है, जो कि आप +1 में भी पढ़ चुके हैं। सेट होता है हमारे पास, क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अर्थात यानी कि सेट क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट जिनका कलेक्शन, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं या जिनको हम गिन सकते हैं या जिनकी चॉइस हो सकती है हमारी, वो हमारे क्या होंगे? और सेट कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने ये कह दिया कि ए हमारे पास एक सेट है और वो सेट किसका है? नेचुरल नंबर का है, एक्स है वो, सच दैट इस तरह से दिया है कि एक्स है वो किसका है? नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास। तो ये क्या होगा? हमारा एक सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू सो कहीं तक भी जाए। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि हम ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी टर्म होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और दूसरा है हमारे पास, सपोज करो कि अगर हम मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 यहाँ तक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू तो 4 ही है, 1 2 3 और 4 गिन सकते हैं हम इनको, तो गिनने वाले को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। इस तरह से यानी कि सेट की और भी टाइप्स होती हैं जो कि आप +1 में पढ़ चुके हैं। अभी हम +2 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो +2 में हम इनको ज़्यादा ध्यान से ना देखते हुए सिर्फ अपने टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो अब देखो, जैसे कि हमारे पास कोई 2 सेट दे दिए, एक ए सेट दे दिया हमारे पास 1 2 और 3, और बी सेट दे दिया हमारे पास दूसरा, वो है सपोज करो हमारे पास ए बी और सी। तो हमारे पास 2 सेट हैं इस तरह से। अब क्या कह रहा है कि हमें ए का संबंध, ए का रिलेशन हमें बताना है किसके साथ? बी के साथ। तो इस रिलेशन को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, और इसको सेट के फॉर्म में हम बोलते हैं रिलेशन, ए रिलेशन बी। तो ए रिलेशन बी, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 1 का रिलेशन है वो ए के साथ भी हो सकता है, बी के साथ भी हो सकता है और सी के साथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या क्या बनेगा हमारे पास? 1 का ए के साथ हो गया, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ हो गया। ऐसे इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 2 का रिलेशन चेक करेंगे, तो भाई 2 का ए के साथ हो गया, 2 का बी के साथ हो गया रिलेशन, 2 का सी के साथ हो गया रिलेशन। और इसी टाइप से हम किसका चेक करेंगे? 3 का। तो क्या क्या बन जाएगा हमारा? 3 का ए के साथ रिलेशन, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। तो ये हमारे क्या हो गए? रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, और इसको हम जनरली आर से भी डिनोट करते हैं, आर यानी कि रिलेशन। तो ये क्या बन गया? अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हों और उनके बीच में रिलेशन निकालना हो, तब हमारे पास ये बनेगा। ये तो हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन। अब उसके बाद आ जाता है, सपोज करो हमारे पास एक पर्टिकुलर ही कोई वैल्यू दे दी। जैसे हमें ऐसा कहा कि जो रिलेशन है वो हमारा इस टाइप से है कि 2 वैल्यू होंगी x और y, सच दैट इस टाइप से x तो बिलोंग कर रहा है हमारा ए सेट से और y बिलोंग कर रहा है हमारा बी सेट से, और इस टाइप से है कि y इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ x के, या फिर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर मान लो, ऐसे कोई भी वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई, क्या होगी? कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। हम सिर्फ इसी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ हमें
वही वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x में क्या है 1 2 और 3। x इसने कहा है ए सेट से बिलोंग करता है, तो ए सेट में हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम 1 2 और 3 पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो कितना हो गया 2 1 जा 2। ऐसे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 2 जा 8। ऐसे 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18। तो ये क्या हो गया हमारे पास। अब देखो क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 2 आया है, 8 आया और 18 आया है। और y कह रहे हैं y सेट बिलोंग करता है b से, b सेट से। तो y की वैल्यू तो 2 8 और 18 है, जबकि हमारे पास यहाँ पे b में क्या है a b और c। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि एक भी वैल्यू हमारी है वो रिलेशन के अंदर नहीं आई। तो एक भी वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेट हमारा है एम्प्टी सेट, 5 बोलते हैं इसको। तो ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब अगला आता है कि हमारे पास जैसे सपोज करो रिलेशन की टाइप्स ही हैं हमारे पास, तो हम उन्हीं टाइप्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास, पहला तो हमने पढ़ लिया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर किसी भी सेट से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, यानी कि एक भी वैल्यू नहीं आती हो, यानी कि वो खाली हो, एम्प्टी इसको। सेकंड आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो यूनिवर्सल का अर्थ होता है हमारे पास जो कंप्लीट यानी कि ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है वो एज इट इज आ जाए। जैसे हमने सपोज को यहाँ पे ए सेट ले लिया, अब 1 और 2, और बी सेट हमने रखा है 4 और 5। ठीक है, तो अब हमने कहा कि ए का रिलेशन है यहाँ पे हमारे पास 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, जो रिलेशन बनेंगे वो लिखते हैं हम यहाँ पे पहले एक बार। फिर 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ, ये हमारा रिलेशन बन गए। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इसी को हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अर्थात ए और बी दोनों के अगर सारे के सारे एलिमेंट वापस फिर से रिलेशन में सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे सपोज करो यहाँ पे दे दिया हमारे पास आर है, वो रिलेशन है इस टाइप से एक्स और वाई सच दैट कि एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं हमारे नेचुरल नंबर से। और यहाँ पे दे दिया कि एक्स की बाउंडेशन है, या फिर सॉरी एक्स बिलोंग करता है ए सेट से और वाई बिलोंग करता है बी सेट से। और यहाँ पे बाउंडेशन दे दी एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। और ऐसे वाई के ऊपर दे दिया कि वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। और साथ ही ए और बी सेट की वैल्यू दे दी। अब देखो ए में हम क्या कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में रख सकते हैं, या 1 और 2 भी रख सकते हैं। तो 1 और 2 रखा है हमने। ये ऐसे वाई 4 और 5, ये 4 और 5 के बीच में। तो जैसे 1 रखेंगे तो 4 आ सकता है, 1 से 5 भी आ सकता है, 2 रखेंगे तो 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो दोनों यानी कि फिर से वापस क्या बनेगा हमारे पास ए क्रॉस बी, यानी कि वही रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है रिफ्लेक्सिव। क्या आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो हमारे पास देखो, रिफ्लेक्सिव का अर्थ यहाँ पे होता है हमारा खुद का खुद के साथ देखना, यानी कि इटसेल्फ। अगर हमारे पास यहाँ पे ए सेट है तो उस ए सेट का रिलेशन उसी के साथ चेक करना, ये क्या कहलाएगा। अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये 3 है ए सेट में, और दूसरा जो सेट है उसमें भी 3 है, तो जो रिलेशन बनेगा मेरा वो क्या बनेगा 3 का 3 के साथ, यानी कि खुद का खुद के साथ। अगर ए सेट में एलिमेंट है हमारे पास ए बी और सी, तो हमारा जो रिलेशन बनेगा रिफ्लेक्सिव का वो क्या होता है हमने खुद का खुद के साथ। तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
वहीं पे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिमेट्रिक। क्या आता है हमारे पास? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारे पास भाई? देखो हमारे पास दो कोई भी एलिमेंट आ गए हैं ए और बी, जो कि बिलोंग करते हैं हमारा किससे? रिलेशन से बिलोंग करते हैं। किससे? जो आर हमने निकाला है इसके अंदर से बिलोंग करते हैं। जैसे 1 4 है, 1 5 है, 2 4 है, 2 5 है, तो ये क्या हो गया? ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। अगर वहीं पे देयरफॉर अगर हमारे पास क्या आ जाए? बी का वापिस ए के साथ रिलेशन, जैसे यहाँ पे तो ए और बी बिलोंग कर रहे थे आर से, तो ये अगर उनका उल्टा भी आ जाए बी का ए के साथ, वो भी हमारा किस में आ जाए? आर रिलेशन के अंदर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। वहीं पे हमारे पास आता है लास्ट ट्रांजिटिव। क्या आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अभी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है हमारे पास? ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे कि अब जैसे जो सिमेट्रिक में होता है वैसे सेम रखना है हमें। ए बी ये भी बिलोंग करे, इसमें हमारे पास देखो सिमेट्रिक में एक कंडीशन थी, उसी की वापस वह उल्टी चेक करनी थी। ट्रांजिटिव में हमारे पास दो होंगी, जैसे ए बी है, ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, फिर उसका उल्टा चेक कर लें बी का सी के साथ, तो बी सी भी आ जाए रिलेशन के अंदर हो, तो उसके बाद हमारे पास दो कंडीशन होने के बाद हमें क्या जाए? ए का सी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, किसमें? रियल रिलेशन के अंदर ही, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो भाई जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा है? हमारी 5 टाइप्स होती हैं। पहला है एम्प्टी रिलेशन, रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए किसी भी सेट का। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसके अंदर वापस फिर से वही सारे के सारे रिलेशन आ जाए। अगला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ ही चेक करना। से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में एक का दूसरे के साथ, तो दूसरे का खुद के साथ भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में जैसे पहले वाले का दूसरे के साथ कोई रिलेशन है, दूसरे वाले का तीसरे के साथ है, तो पहले वाले का और तीसरे वाले का रिलेशन होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांजिटिव। अब उसके बाद हमारे पास एक और आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। पिछली स्लाइड के अंदर हमने सीखा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे बनते हैं, तो वही है हमारे पास अभी भी। जस्ट अगला आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो वो सारे थे सिंगल सिंगल रिलेशन, भाई एम्प्टी का खुद का अलग था, इक्विवेलेंस का भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी, ट्रांजिटिव की। इक्विवेलेंस जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मेरे रिलेशन के अंदर ये 3 रिलेशन होने चाहिए, अगर ये तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो मैं इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाऊंगा। तो यानी कि ये डिपेंडेंट रिलेशन है। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रिफ्लेक्सिव के ऊपर। ये डिपेंड करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि हम इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अगर कोई फंक्शन या रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम 1-2 एग्जांपल करके देखेंगे और उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ए सेट है और उसके एलिमेंट है हमारे पास 3 और 5। ठीक है, और बी सेट है हमारे पास दूसरा सेकंड बी सेट है और उसके एलिमेंट है हमारे पास 7 और 11। अब कह रहा है कि हमें शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर गिवन। क्या कर रहा है? हमें शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर, जो गिवन भी है हमारे पास, गिवन आर क्या क्या है हमारे पास? ए बी
किस टाइप से दिया हुआ है, ए बिलोंग कर रहा है ए सेट से और बी बिलोंग करता है बी सेट से, और इस टाइप से है कि ए माइनस बी इज़ ओड, कि क्या है हमारे पास ए में से अगर बी को माइनस करे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ओड नंबर बनना चाहिए। और ये क्या है हमारे पास, इज़ एन एम्प्टी रिलेशन। देखो जो हमने सबसे पहला रिलेशन पढ़ा था उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, और क्या कहा है, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब है कि ए का रिलेशन है बी के साथ, अगर बी टू ए होगा तो वो अपोजिट हो जाएगा उसका बी का ए के साथ। अब इसने हमसे पूछा ए टू बी, तो ये पढ़ना है हमें। तो देखो क्या कहा है इसने, शो दैट द रिलेशन आर, हमें आर रिलेशन को दर्शाना है, और जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अंदर रख के ये बताना है कि वो एक एम्प्टी रिलेशन है। तो चेक करते हैं हम। ये हमारे पास ए सेट है, ए सेट में दो ही एलिमेंट है, एक 3 और दूसरा 5। ये दूसरा बी सेट है, इसमें भी दो ही एलिमेंट है, 7 और 11। अब हम ए माइनस बी यानी कि आर बनाएंगे रिलेशन। पहला है देखो 3 में से 7 को माइनस करेंगे, क्योंकि क्या था ए माइनस बी। अगर 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ तो इसने पूछा है ओड, तो पहला इसके ये तो एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये तो रिलेशन में नहीं हुआ। फिर ऐसे हम 3 का 11 के ऊपर चेक करेंगे, 3 में से 11 गए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, वो भी किसके, माइनस के। तो अब 8 भी एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये भी इसमें नहीं आएगा। तो 3 के तो एक भी एलिमेंट नहीं बने, ना तो 7 के साथ रिलेशन बना ना ही 11 के साथ बना। ऐसे 5 का चेक करेंगे, 5 का जब 7 के साथ देखेंगे, 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2। और 2 भी एक क्या है हमारे पास, इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या है, तो विषम संख्या दर्शानी है हमें, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसे 5 का 11 के साथ देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6। तो देखो -6 आ रहा है, तो -6 भी एक क्या है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो ये भी नहीं हुआ। तो आर सेट के अंदर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं आया तो ये क्या हो गया, खाली हो गया। खाली वाले को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा एक एम्प्टी रिलेशन है। हमें यही चीज़ इसके अंदर क्या करनी थी, दर्शानी थी। ठीक है, तो यानी कि हमें करके दिखाना पड़ेगा। पहले ए सेट का एलिमेंट हमने लिया 3 और बी का हो गया हमारे पास 7, तो जो रिलेशन है आर वो क्या बना हमारे पास, 3 - 7 इक्वल्स टू माइनस का 4, जो कि नॉट एन ओड नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम नहीं रख सकते। ऐसे ही दूसरा रखना है फिर 3 और 11 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 11 जो कितना आएगा, माइनस का 8। ये भी ओड नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला चेक करेंगे। अब अगला एक के तो 3 के तो दोनों ख़त्म हो गए, अब किसका चेक करना है, 5 का, तो 5 माइनस का 7, तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अब माइनस का 2 भी एक ओड नंबर नहीं है। ऐसे फिर क्या चेक करेंगे, 5 का 11 के साथ 11 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का 6, वो भी एक ओड नंबर नहीं है। तो ये एम्प्टी रिलेशन है, इसके अंदर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसीलिए क्या जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से। अब दिया हुआ है कि इफ़ आर इज़ द रिलेशन दिया हुआ हमारे पास लेस देन का, किसका, लेस देन का, फ्रॉम ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 टू बी। अब इसने देखो वहाँ पे लास्ट में ना देखे, स्टार्टिंग में ही दे दिया कि ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, बी के साथ है, ए टू बी। राइट द एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन, हमें एक तो आर फाइंड करना है और दूसरा आर इनवर्स का मतलब अब ए टू बी में चेक करना है, फिर उल्टा चेक करना है बी टू ए। ठीक है, अब लेस देन का है तो बी टू ए में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो निकालते हैं भाई आर रिलेशन। इसने कहा है कि ए है वो छोटा है, लेस देन, ए इज लेस देन बी,
ये बताना है हमें, यानी कि ए टू बी रिलेशन निकालना है। और कंडीशन हमारे पास इस तरह से दी हुई है कि ए बी सच दैट ए इज़ लेस दैन बी, और ए बिलोंग करता है ए सेट से, बी बिलोंग करता है बी सेट से। हमें इस तरह की कंडीशन दी है हमारे पास। देखो पीछे वाले में कंडीशन दे दी थी, इसमें कंडीशन नहीं दी, इसमें सेट दे दिए डायरेक्ट, और बीच में वर्ड यूज़ कर दिया लेस दैन। हमें इसका यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं भाई। तो पहला एलिमेंट रखा हमने 1। अब 1 चेक करेंगे हम बी सेट में किससे छोटा है। 1 है, 1 का अगर हम 1 के साथ देखेंगे तो 1 1 से लेस दैन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेस दैन का सिंबल है। अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल का सिंबल आ जाता तो हम 1 को 1 के साथ रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। क्या दिया है यहाँ पे, ए इज़ लेस दैन बी, तो वही रखना है हमें। तो 1 का 1 के साथ तो बनेगा नहीं, तो फिर 1 है 4 से देखते हैं। एक हमारा 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा सेट के अंदर आ गया। 1 और 4 एक रिलेशन बन गया। ऐसे ही 1 का फिर किसके साथ रह गया, बी में एक एलिमेंट और रह गया 5, 5 के साथ चेक करेंगे तो बिल्कुल 5 से भी छोटा है। ऐसे अगली बारी है, देखो 1 का ख़त्म हो गया, अब 2 की बात है। 2 का 1 के साथ चेक करेंगे तो 2 इज़, क्या 2 2 से छोटा है, सॉरी 2 है वो 1 से छोटा है, नहीं है, गलत बात है, ये वो बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये नहीं रख सकते हम। फिर 2 को हम 4 के साथ चेक करें, 2 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का 4 के साथ। ऐसे 2 का 5 के साथ चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब 2 के कंप्लीट हो गए। अब बारी है 3 की, 3 का चेक करेंगे तो सेम बात, 3 1 से छोटा नहीं है तो 3 1 को नहीं रखेंगे। 3 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। 3 5 से, बिल्कुल। ऐसे फिर 3 के भी ख़त्म हो गए। अब 4 की बारी आई, तो देखो 4 है वो 1 से छोटा नहीं है, ये नहीं रख सकते। 4 को 4 के साथ रखेंगे, 4 4 के बराबर होता है लेकिन छोटा नहीं होता, तो इसको हम ये भी नहीं रखेंगे। तो बच कौन सा गया, अब 5 के साथ चेक करते हैं। 4 5 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया 4 और 5। लास्ट है 5 का चेक करेंगे। 5 1 से छोटा होता है, नहीं होता। 5 4 से, वो भी नहीं है, तो 5 का 5 के साथ चेक करेंगे तो 5 5 के इक्वल होता है लेकिन छोटा नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा रिलेशन हमारे पास। तो हमारे पास जो रिलेशन बना है वो क्या है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब इसने पूछा है कि आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब है कंडीशन सारी चेंज हो जाएंगी। अब ए इज़ लेस दैन बी था तो उल्टा हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये रखना है, यानी कि इसका उल्टा करके रखना है। किस में, बी क्रॉस ए में, बी टू ए में, वही सेट हो गया ए टू बी सच दैट, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन वक्की हुई हैं। तो अब देखो सेम इसका उल्टा करना है, तो इसमें छोटी सी क्या कर लो, कंडीशन चेंज कर दी, तो हमारे पास जो सेट है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 1 4 से बड़ा है, यानी कि 1 है वो 4 से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका उल्टा लिख देंगे, 4 इज़ ग्रेटर देन 1। ऐसे 5 भी 1 से बड़ा है तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1। अगले में 4 2 से बड़ा है तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2। 5 2 से भी बड़ा है तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2। 4 3 से बड़ा है तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ऐसे ही 5 3, अगले में 5 और 4, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। अब ये तो थे हमारे पास रिलेशन बनाने इस तरह से। अब जैसे अभी इसे फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें हमें क्या प्रूव करना था कि वो एम्प्टी है। तो देखो ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है और ना ही ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन होना भी चाहिए था। ऐसे ही 2 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, ऐसे ही 5 का 1 के साथ, और 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, इस तरह से ये रिलेशन भी होने चाहिए थे जो बच गए बाकी के। अब यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर एक और वर्ड आता है, एक आता है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है या
नहीं है। तो देखो हमें चेक करना है कि ए सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। कितने हैं भाई हमारे पास 5। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं 3। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने बन गए 5 3 जा 15। अगर 15 के 15 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 15 एलिमेंट हैं हमारे आर रिलेशन के अंदर, तो देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है। बाकी भी कुछ 8 एब्सेंट रह गए, यानी कि 8 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर 15 आ जाते कंप्लीट तो वो हमारे क्या हो जाता नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते थे हम इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, इफ़ ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 और रिलेशन है वो क्या है ए टू ए। क्या रिलेशन है हमारा ए टू ए ही है। और आर रिलेशन भी दे रखा है हमारे पास, क्या क्या दे रखा है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4। देखो भैया क्या कह रहे हैं हमें कि हमें इस रिलेशन को ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी कि ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ये नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। और सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव है, हमें ये चेक करना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हमने ए टू ए सेट है तो ए सेट के एलिमेंट का होना चाहिए, तो एक में 1 है तो 1 का 1 के साथ 1 1 मिल होना चाहिए, इसके अंदर है ये रहा। 2 का खुद के साथ 2 का 2 के साथ, वो भी चेक करते हैं, वो भी है। फिर 3 का चेक किया, 3 का 3 के साथ, ये भी है हमारे पास। ऐसे ही फिर 4 का चेक करेंगे, 4 का 4 के साथ, ये भी है। तो इसका मतलब ये सेट रिलेशन बन रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव, तो बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। ये क्या कर रहा है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए का ए के साथ रिलेशन बिलोंग करता है वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जो रिलेशन है हम चेक करते हैं कि वो है या नहीं है। तो देखो भाई अगर हम 1 1 रखेंगे तो 1 1 का उल्टा करेंगे, यानी कि ए का बी के साथ रिलेशन, वहीं पे बी का ए के साथ भी होना चाहिए। अगर दोनों होंगे तो ही हम उसको रिफ्लेक्स सिमेट्रिक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो 1 1 है, 1 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 1 आना, तो ये तो है। लेकिन अगर हम 1 2 चेक उठाते हैं 1 का और 2 का, 1 और 2 तो रिलेशन में है हमारे पास, ये रहा रिलेशन के अंदर, रिलेशन में होना चाहिए, वो वैल्यू उठानी है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें 2 का 1 के साथ, ए का बी के साथ तो है लेकिन बी का ए के साथ भी चेक करना है। 2 1 देखते हैं हम सेट के अंदर है कहीं पे, ये 1 1 है, ये 1 2 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन ये क्या 2 1 तो है ही नहीं। तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब वो रिलेशन में आता ही नहीं, और नहीं आता तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम अगली वैल्यू उठाते हैं 2 3, 2 और 3 रिलेशन में है, बिल्कुल है भाई। तो हम इसका उल्टा करते हैं, ए बी तो है लेकिन बी का ए के साथ चेक करते हैं, बी का ए के साथ क्या 3 2 रिलेशन में है, चेक करते हैं, नहीं भाई 3 2 भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब 3 2 भी बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 कंडीशन मिल गई हमें ऐसी जिनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वापस, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि भाई इसके अंदर हमारे पास बाकी की वैल्यूओं की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उनका ए बी का बी ए तो वो सिमेट्रिक हो गया, नहीं। अगर एक पॉइंट भी अगर फेल हो गया तो हम उसको कहेंगे कि वो रिलेशन में उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें 2 पॉइंट मिल गए ऐसे जो रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे, तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो हम चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में क्या बताया था हमें
कि ए और बी का रिलेशन दिया हुआ मिलेगा हमें आर में, ऐसे ही बी और सी का रिलेशन भी गिवन मिलेगा हमें आर में। तो हमें उसके बाद प्रूव करना है कि ए का और सी का रिलेशन भी हमारे पास आर के अंदर हो। बिल्कुल भाई, तो हमने देखो जो इसमें उठाए थे वही पॉइंट उठा के रख लेते हैं एक बार। 1 और 2 है रिलेशन में, बिल्कुल है, ये रहा 1 2 है ना। उसके बाद हम दूसरा बी और सी, तो देखो बी जो पॉइंट जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि उसी से लगता हुआ लेना है। 2 है तो 2 से लगता हुआ हमने ले लिया 2 और 3, ये भी रिलेशन में है 2 और 3, ये रहा। अब आगे देखते हैं, देखो भाई 2 इधर भी है 2 इधर भी है, हो गया। तो अब इसने कहा है कि हमें उसके बाद चेक करना है ए का और सी का, तो ए क्या बच गया हमारे पास 1 और सी 3, 1 और 3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि 1 और 3 रिलेशन में है या नहीं है। ये 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन 1 3 नहीं है। और आगे भी चेक किया, आगे भी 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये 1 3 बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रिलेशन को चेक करना है। अगर सपोज करो ये तो हमसे डायरेक्ट बोल दिया था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसके अलावा हमसे ये कह दे डायरेक्ट कि आप चेक करके बताएं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इस तरह से करने होंगे इनको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये तो नंबर्स के ऊपर हो गया। अगर हमारे पास कोई शेप वगैरह के ऊपर दे रखा हो या कोई कंडीशन दे रखी हो कि भाई पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इस तरह से, तो देखो हमारे पास भाई एक सेट दिया हुआ है L, वो क्या है, सभी लाइनों का सेट है। और लाइनें हमारे पास L1 L2 ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं, पता नहीं कितनी है, ऑल लाइन्स, इसका सेट दिया हुआ है। और रिलेशन भी दे रखा है हमारे पास R, और रिलेशन इस टाइप से दिया हुआ है कि L1 L2 सच दैट L1 है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, ठीक है। हमें ये कंडीशन दी गई है कि L1 L2 के अंदर जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के, और जो L1 L2 है वो सारे बिलोंग करती हैं L सेट के ऊपर, यानी कि L का L के साथ ही रिलेशन चेक करना है हमें। चेक करते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये दे दिया कि आप ये बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। पहले हम इक्विवेलेंस के ऊपर चेक करते हैं। तो देखो इक्विवेलेंस के लिए हमें कंडीशन होनी चाहिए, वही बात है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो हमने पहले एक लाइन खींच ली है, ये लाइन है हमारी L1। रिफ्लेक्सिव कहता है खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब L1 का L1 के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, L1 परपेंडिकुलर होनी चाहिए L2 का। परपेंडिकुलर का मतलब होता है दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। L1 तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं खुद के ऊपर। भाई अगर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन है और उसके ऊपर कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं, कितने का बनेगा, आइदर या तो 0 डिग्री का होगा, इसी डायरेक्शन में चेक करेंगे, और अगर इसी को अपोजिट, एक को इधर एक्सटेंड कर दिया एक को इधर कर दिया, तो वो 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई भाई, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अगला हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। कौन सा चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि L1 L2 दोनों हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि सेट से बिलोंग करती हैं। वो गिवन है कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, ये इसमें गिवन है। तो देखो हमने ये L1 उठा ली और ये L2, इनके बीच में एंगल बना दिया हमने 90 डिग्री का। ये L1 है और ये L2 है और ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। कह दिया L1 परपेंडिकुलर है L2 के।
तो अब हमें इसका उल्टा भी चेक करना है, L2 का L1 के साथ भी देखना है रिलेशन, क्या वो रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अच्छा एक बात बताओ, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी तो हो गया कि L2 है वो L1 के परपेंडिकुलर है। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई L1 तो L2 के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन L2 L1 के साथ 30 का बनाए, 45 का बनाए, वो भी तो 90 का ही बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे L2 भी परपेंडिकुलर होगा किसके, L1 के। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। तो अब इसने तो हमसे ये पूछा था कि भाई ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस तो कब होगा, जब वो तीनों होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हम अगर हमसे इक्विवेलेंस की जगह ये पूछ ले कि चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, तब हम तीनों निकालेंगे एक एक करके ऐसे ही। अब थर्ड की बारी है हमारी, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 L2 इन दोनों का रिलेशन गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो एक और कंडीशन मिलेगी हमें, L2 है वो L3 के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ट्रांजिटिव क्या था, A का B के साथ रिलेशन, ये भी गिवन होगा हमारे पास, और B का C के साथ रिलेशन, ये भी गिवन होगा। तो हमें चेक करना है कि A और C का रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये चेक करना है। तो हमने देख लिया L1 L2 का, यानी कि L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो भाई L3 इधर भी हो सकती है 90 बनाएगी, या इधर भी हो सकती है, वो भी क्या बनाएगी, तो ये हमारी L3 होगी, या इधर मान लेते हैं L3। ठीक है, दोनों में से किसी भी साइड हो सकती है, हमने रख लिया। तो हमें चेक करना है क्या L1 L3 के साथ, L1 है वो L3 के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी या नहीं बनाएगी। चेक करते हैं, अगर मान लो 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब हर जगह पे इनके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। L1 तो पैरेलल होगी L3 के, परपेंडिकुलर तो हुई नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या बन जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, बस ये सिमेट्रिक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन का जो चैप्टर है वो हमारा यहीं से ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, लेकिन एक फंक्शन के बारे में छोटी सी जानकारी देख लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। देखो भाई, फंक्शन के बारे, फंक्शन बोलेंगे किसको, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं f ऑफ x से। इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसमें अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी ही आएगी। अर्थात अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट में या किसी भी वस्तु के अंदर अगर हम कोई इनपुट दें और उससे हमें आउटपुट मिले तो हम उसको कहेंगे फंक्शन। ऐसा नहीं है कि इनपुट दें आउटपुट ना मिले तो वो फंक्शन नहीं होगा हमारे पास। जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है, ये ए सेट है, और ये हमारे पास बी सेट है। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। हमने इसके अंदर आउटपुट दी 1 और उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। ऐसे हमने पुट किया 2 की आउटपुट निकल के आ गई हमारे पास 4। ऐसे पुट किया हमने 3 की आउटपुट निकल के आ गई 6। तो देखो एक पैटर्न चल रहा है, क्या, 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल। अब हम हमारे पास 4 पुट किया, लेकिन 4 की कोई आउटपुट ही नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई हमारे पास सपोज करो ए सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे थे 1 2 3 और 4, और बी सेट के अंदर एलिमेंट थे सिर्फ 2 4 और 6। अब बताओ, ए के अंदर 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 है। इनपुट हम 4 की दे रहे हैं, आउटपुट हमें 3 की आ रही है। इसका मतलब 4 की आउटपुट नहीं आ रही। तो जिसकी आउटपुट नहीं आ रही, अगर इसकी भी आउटपुट आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन है। अगर इसकी आउटपुट नहीं आई तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो हो गई, ए सेट के सभी एलिमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है,
यानी कि अगर हमारे पास फंक्शन में जो भी एक्स सेट जिस भी सेट से बिलोंग करेगा उसके सभी एलिमेंट की कोई ना कोई आउटपुट होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, एक कंडीशन तो हो गई जिसके ऊपर फंक्शन होगा या नहीं होगा ये पता कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए भाई 2 की वैल्यू 4 आ रही है और 2 की वैल्यू 6 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? कभी नहीं है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी क्लास के अंदर कभी क्या हो जाए, वेट चेक करने के लिए आ जाए या हाइट मापने के लिए आ जाए। तो देखो, अगर हम क्या किसी एक स्टूडेंट की हाइट अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी की मिल गई 5 फुट 6 इंच, तो क्या उसी स्टूडेंट की हाइट उसी समय दोबारा से 5 फुट 10 इंच मिल सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही स्टूडेंट की 2 अलग अलग हाइट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब किसी भी एक वैल्यू की 2 आउटपुट नहीं आनी चाहिए। अर्थात अगर हम एक वैल्यू रख रहे हैं तो उसकी 2 वैल्यू निकल के नहीं आनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यू पुट करें तो उनकी सेम आउटपुट आ जाए। जैसे सपोज करो 5 फुट 6 इंच हाइट है एक स्टूडेंट की। ऐसा भी हो सकता है जो हमने सेकंड स्टूडेंट है, जब हमने उसकी हाइट चेक की तो उसकी भी 5 फुट 6 इंच होगी। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सभी की हाइट सेम नहीं होती। हो सकता है कोई दूसरा मिल जाए जिसकी हाइट अभी 5 फुट 6 इंच हो। लेकिन कभी भी एक ही स्टूडेंट की 2 अलग अलग हाइट नहीं आएंगी। ऐसे ही अगर हम वेट के ऊपर रखें, यानी कि उनका वज़न चेक कर रहे हैं, इसका मान लो हमारे पास आ गया 40 kg। तो क्या उसी टाइम अगर हम चेक करेंगे एट प्रेजेंट, तो क्या इसका वहीं उसी टाइम 52 kg बन सकता है? नहीं बनेगा ना, क्योंकि एक स्टूडेंट का वेट एक ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। हाँ, एक टाइम के बाद चेंज हो सकता है, इनके अंदर इनमें चेंजमेंट आ सकते हैं। टाइम के बाद चेंज आ सकता है। जैसे आज 40 है, कल 500 ग्राम कम मिल जाए या 500 ग्राम ज़्यादा मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम एट दैट टाइम प्रेजेंट चेक करें तो आज 40 kg है, तो आज उसी टाइम क्या उसका 52 kg हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वही बात है कि कभी भी एक ही वैल्यू की 2 अलग अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक इनपुट की 2 अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है एक स्टूडेंट को चेक किया तो उसका 40 kg आ गया, दूसरे को चेक किया उसका वजन भी 40 kg हो सकता है। इसका मतलब 2 स्टूडेंट का सेम वेट हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट के 2 वेट नहीं हो सकते। तो फंक्शन हमारा क्या कहता है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या होती है, एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक्स हमारी इनपुट होती है, यानी कि इसको डोमेन बोलते हैं। क्या होती है हमारे पास? डोमेन होती है। एवरी डोमेन हैव ए फिक्स्ड रेंज। ठीक है, यानी कि डोमेन के पास हमारे पास क्या आनी चाहिए, एक रेंज आनी चाहिए या एक वैल्यू निकल के आनी चाहिए। फिक्स रेंज की जगह हम ये बोल सकते हैं एक आउटपुट हो। ठीक है, बट ए सिंगल डोमेन can't be 2 outputs। अगर एक डोमेन की 2 आउटपुट नहीं आ सकती है कभी भी। ठीक है, तो ऐसा, तो ये हमारा क्या होगा, तब हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब वैसे ही फंक्शन की कुछ टाइप्स आती हैं। जैसे फंक्शन में हम जनरली 1-2 टाइप्स पढ़ लेते हैं अभी। एक जैसे 1 हो गया, और एक हम पढ़ देते हैं ऑन टू। देखो 1 में नाम से ही पता चल रहा है, 1 का मतलब होता है एक और 1 का मतलब भी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आए। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे जो एक वैल्यू पुट की, एक फंक्शन है हमारे पास ए सेट और दूसरा है बी, और इन दोनों के बीच में फंक्शन इस टाइप से दिया है
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमसे दे दिया x प्लस 1, ये दे दिया। यानी कि अगर हमने मान लो यहाँ पे 0 है, 0 पुट किया तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या बना हमारे पास 2, ऐसे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 2 में 1 रखा 3, ऐसे 3 रखेंगे तो 3 में 1 आएगा तो 4, ऐसे 4 रखेंगे तो 4 में 1 5। अगर लिमिट होगी तो वहाँ तक देखो सभी एलिमेंट की क्या है, अलग अलग इमेज है। 0 की 1 है, 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 5 है। ऐसे इनकी सभी एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर हम बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं इंजेक्टिव। कहीं कहीं पे ये हमें वर्ड मिल सकता है इंजेक्शन, ठीक है। अगर इंजेक्टिव इंजेक्शन वर्ड आता है तो इसका मतलब यही है वो हमसे 1 सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। सेकंड आता है ऑन टू। ऑन टू को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, सॉरी सरजेक्टिव या सरजेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है देखो ओन, ओ एन, ओन से बना हमारे पास 1, 2 से मतलब बना 2, ठीक है। 1 की 2 इमेज या सॉरी 2 अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज, या एक इमेज 2 एलिमेंट्स की। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स है, वो इक्वल है हमारा एक्स स्क्वायर के। इसका चेक करो तो हमने चेक किया ये 1 इधर हो गया ए रिलेशन, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए टू बी। हमने -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। -1 की जगह अगर हम प्लस का 1 रखें तो 1 का स्क्वायर भी तो क्या होता है 1 ही होता है। प्लस का 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। अब देखो यहाँ पे ये 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, -1 और 1 दोनों की एक ही वैल्यू आ रही है 1, और जबकि हमें ये कहा गया था 1 में हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब ऑन टू क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, तो 2 एलिमेंट की यहाँ पे क्या है सेम इमेज है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं ऑन टू कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी बी के प्रत्येक एलिमेंट का की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो ए सेट है, इसको बोलते हैं इमेज, सॉरी डोमेन। क्या बोलते हैं डोमेन। जो आई है वैल्यू 1 और 4 ये होती है हमारी रेंज, या इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। वापिस 1 और 4 किसकी इमेज है, ये डोमेन की। तो अगर वापस इसी पे वापस कर दिया जाए कि B2A, तब ये क्या बन जाएगा हमारा कोडोमेन और प्री इमेज। क्या बन जाएगा प्री इमेज, ठीक है। तो अगर क्या कर रहा है बी के प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए। अब सपोज करो ये कह दिया कि हमारे पास जो ए और बी दोनों सेट है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो क्या अभी इस बी में रियल नंबर में तो बी के अंदर माइनस की वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि माइनस का पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब अब इस केस में ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई, सिर्फ सेट ही दिया हुआ है कि 1 4 और 9 है बी सेट, और ए सेटअप में हमारे पास है -1 1 -2 और 2, तब हमारे पास ये ऑन टू है, क्योंकि हमारे पास फिक्स पॉइंट है और उन सभी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमारे पास रियल नंबर दे दे, इंटीजर्स दे दे, नेचुरल नंबर दे दे, अगर उनके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा।
ठीक है। उनके अब इनको एक और तरीका भी होता है अलग, ये तो सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो गया। एक होता है हमारे पास जनरल केस। क्या होता है? जनरल केस। तो जनरल केस में हम कैसे निकालते हैं? तो जनरल केस में हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट रहेंगे x1 और x2 जो कि हमारे सेट से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? x1 भी बिलोंग करेगा सेट से और x2 भी बिलोंग करेगा सेट से। ठीक है, अगर एक के ऊपर ही निकाल रहे हैं, 2 पे निकाल रहे हैं तो भी ये एक के ऊपर ही लेना है। अगर हम उनको फंक्शन में पुट करें, यानी कि y की वैल्यू ये निकाले b और इसमें भी x2 में भी, हम मान के चलेंगे कि वो कंडीशन गलत है, हम गलत को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यानी कि देखो क्या कर रहा है, x1 और x2 दो अलग अलग पॉइंट है, 1 1 कहता है सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। हम कहेंगे कि नहीं, हमने x1 और x2 2 पॉइंट ऐसे लिए हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम है। हम यानी कि पहले गलत लेके चलेंगे। अगर उसने गलत को ये कह दिया कि नहीं आपने गलत लेके चला है, आपकी वैल्यू ये आएगी, अगर लास्ट में उसके अकॉर्डिंग ये कह दे कि x1 बराबर है x2 के, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारा 1 1 है इन जनरल केस। जैसे सपोज करो यहीं पे हमने यही फंक्शन ले लिया, f ऑफ x दे रखा है x और x+1, तो हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट लिए, एक x1 और दूसरा x2। तो x1 जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, f ऑफ x1, क्या बनेगा हमारे पास x1 प्लस में, ऐसे ही x2 निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास x2 प्लस में 1। अब क्या करना है, अब सेकंड स्टेप क्या हमारा, दोनों फंक्शन की जो वैल्यू आई उनको इक्वल रखना है। तो x1 प्लस 1 इक्वल है x2 प्लस में 1 के, ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x2। हम मान के चले थे कि हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है जिनकी इमेज क्या है, सेम है, वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसने कहा कि आप 2 पॉइंट अलग अलग लेके नहीं चले हो, आप दोनों पॉइंट सेम लेकर चले हो, तब हम इसको कहेंगे कि ये 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। ठीक है, सेकेंड है हमारा ऑन टू में हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को चेक करेंगे, f ऑफ x को क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे हम कि यहाँ से f ऑफ y निकालें और वो किसके इक्वल आ जाए, x के। यानी कि y में कुछ भी पुट करें, हमारे पास x बचना चाहिए। y में चाहे प्लस रखो माइनस रखो, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है उसके ऊपर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे वो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर हम ये लेके चले, एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल मानना है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट वाई। जनरल केस में बता रहे हैं हम ये, तो जनरल केस का मतलब है जहाँ पे हमारे पास ऐसे दे दिया जाए कि ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, या फिर नेचुरल नंबर से, या फिर रेशनल नंबर से, या फिर इंटीजर से, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से, ऐसे किसी भी नंबर से एग्जिस्ट करता हो, तब उसके केस में हमें जनरल केस से लेके चलना है। तो अब देखो हम y की जगह कोई रियल नंबर है, सपोज करो हमारे पास रियल नंबर में हमने पुट किया -1। क्या -1 कभी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा इधर, उसका रूट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। अब रियल नंबर नहीं है, सपोज करो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हमने 3 रखा, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 है तो रूट 3 क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। रेशनल नंबर पे एग्जिस्ट कर जाएगा भाई ये, क्यों, क्योंकि ऊपर एक कंप्लीट नंबर आएगी, जब उसके ऊपर कुछ भी ना हो तो नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 पी बाई क्यों की फॉर्म बनेगी, पी बाई क्यों में ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसे ही इंटीजर चेक करते हैं, तो रूट -1 ही रखा हमने, तो रूट -1 एक इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट -1 को हम क्या लिखें, ये वैल्यू किसकी होती है, आयोटा की, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब इन केस में हम कह सकते हैं कि ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो कल हम इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे फंक्शन के अंदर, तब हमें और अच्छे से आ जाएंगे। आज हमने पढ़ा है रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन
आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन या कुछ टॉपिक हैं वो हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।